नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप त्रिपाठी और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस लोकप्रिय प्रोग्राम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं उत्तर प्रदेश सरकार में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी। सर, स्वागत है आपका हमारे धन्यवाद साथ। आपको। सर, सबसे पहला हम सवाल लेंगे, दो बड़े चैलेंजिंग डिपार्टमेंट हैं आपके पास, खेल विभाग और युवा कल्याण। हम युवा कल्याण की बात करें, गाँव के युवाओं से जुड़ा मसला है, गाँव के युवाओं को आगे बढ़ाने का मुद्दा है। कैसे युवा कल्याण में युवाओं के लिए काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए, हमारा जो युवा कल्याण विभाग है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए काम करता है। युवा कल्याण विभाग में हमारे ग्रामीण स्तर पर युवक मंगल दल है, महिला मंगल दल है। उसके गठन की प्रक्रिया और हमारे जो ग्राम विकास विभाग और पंचायती राज विभाग से गांव में खेल के मैदान विकसित हो रहे हैं ग्राम पंचायतों के माध्यम से, वहाँ हम नवयुवक मंगल दल और महिला मंगल दल को सक्रिय करने जा रहे हैं। अभी तक जितने स्टेडियम उन्होंने मिनी वो छोटे छोटे बनाए हैं, उनको वहाँ हमारे युवा कल्याण के या तो व्यायाम प्रशिक्षक या बीओ या हमारे पीआरडी के जवान जो खेल में रुचि रखते हैं, उनको तैनात करके गांव में खेल के आयोजन करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रकार से हम युवा कल्याण विभाग सन 1980 से मिनी स्टेडियम बनाने का भी काम करता है। हमारे जो मिनी स्टेडियम बने थे 80 से लेकर 2017 तक, कुल 81 स्टेडियम बने थे उत्तर प्रदेश में। और पहली बार योगी की सरकार ने जो 81 स्टेडियम बने थे, जब से बने थे तब से लेकर अब तक उनकी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कि मरम्मत भी हो। हमारी सरकार ने मरम्मत का भी बजट में प्राविधान करा के उनको ठीक प्रकार से युवाओं को खेलने के लिए सुविधा प्रदान करने का प्रयास कर रही है। उसी के साथ साथ 2017 से और 2022 तक अब तक खेलो इंडिया खेलो भारत सरकार के तहत और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के तहत कुल 41 स्टेडियम हमने लगभग बनाने का काम लगभग पूरा की स्थिति में है। सर, खेल विभाग की बात करते हैं तो बड़े स्टेडियम अभी भी कुछ जिलों में उत्तर प्रदेश के नहीं हैं, तो ऐसे में कैसे हम खेल को आगे बढ़ाएं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को, हम लोग जब मंत्रिमंडल में हमारी सरकार बनी थी और हम लोग जिम्मेदारी मिली थी, तो उन्होंने कहा था इस बात को कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जहां जो है खेल के स्टेडियम मुख्यालय स्तर पर अभी नहीं है। तो उसमें से हम लोगों ने सूचनाएं मंगाई। सूचना मंगाने के बाद जो है 4 जिले ऐसे आए जहां खेल के मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर मुख्यालय पर नहीं है। उसमें हापुड़ था, शामली था, चंदौली था, संभल था। शामली में ज़मीन उपलब्ध हो गई थी, वहाँ उसके डीपीआर बन गए हैं, अतिशीघ्र धन मुक्त करके वहाँ कार्रवाई प्रारंभ कर दी। चंदौली में पहले ज़मीन नहीं मिली थी, तो हम ज़मीन परचेज के लिए व्यवस्था सुनिश्चित किया था और बजट में भी 1 करोड़ का प्राविधान किया था। बाद में मैं वहाँ खुद गया था चंदौली के भ्रमण पर, तो वहाँ जिलाधिकारी से और उप जिलाधिकारी लोगों से बातचीत हुई और बातचीत के बाद ज़मीन उपलब्ध हो गई। तो वहाँ हमारा भी डीपीआर जल्द बन गया है और वहाँ भी हम जो ज़मीन खरीदने का वो था उसको चेंज करके उसको निर्माण के लिए हम दे देंगे। संभल जो हमारा था, संभल में युवा कल्याण विभाग के नाम से ज़मीन थी, तो उसको अभी उत्तर प्रदेश की कैबिनेट के जो पिछली बैठक हुई उसमें उसकी मंजूरी मिल गई है कि अब वो ज़मीन खेल विभाग को हस्तांतरित हो गई है। तो वहाँ भी हम जल्द ही डीपीआर बनवाकर और वहाँ धनमुक्त कर उसका निर्माण काम कराने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जो हापुड़ है, हापुड़ में वो पशुपालन विभाग के नाम से ज़मीन, उसकी सारी औपचारिकता पूरी हो गई है। उसको अतिशीघ्र हम कैबिनेट में ले जा रहे हैं। पशुपालन विभाग से वो ज़मीन हस्तांतरित होकर हमारे जो है खेल विभाग के नाम है, तो वहाँ भी हम करेंगे निश्चित तौर पर। इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा था कि जो हमारे 18 कमिश्नरी, उन 18 कमिश्नरी में
जहाँ छात्र को रहकर खेल की विधा को सीखने और खेल से जुड़ने के लिए व्यवस्था न हो, वो ऐसे जनपद वैसे मंडलों को चिन्हित करके वहाँ भी छात्रावास बनाए मंडल स्तर पर। मंडल स्तर पर। तो हमारे 6 ऐसे थे मंडल जहाँ छात्रावास की व्यवस्था नहीं थी। उन मंडलों में भी हम लोगों ने लिया है, उसके लिए बजट में प्राविधान भी किया है कि वहाँ भी हम छात्रावास बनाएंगे और खेल की सुविधा छात्रों को दिलाएंगे। बिल्कुल सर, एक खेल से ही जुड़ा एक और मसला है सर कि हम देख रहे हैं कि क्रिकेट हुआ या कैरम है या ऐसे तमाम जो आधुनिक खेल हैं वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और विभाग भी उन पर ध्यान दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो पारंपरिक खेल हैं, उत्तर प्रदेश की कुश्ती है, कबड्डी है, इन नहीं, तब खेलों आपको को जानकारी बढ़ावा। होनी चाहिए कि अभी हमने जो पुरानी पद्धति है, हमने जी, गुल्ली बिल्कुल, डंडा भी बिल्कुल, करा बिल्कुल बिल्कुल। एडी बाबू स्टेडियम में। जी जी। हमने जो है जितनी पुरानी उन सबकी भी प्रतियोगिता कराया है, गाँव में कराया है और उसको ले आकर जो है लोगों को सम्मानित करने का प्रयास। तो हर खेल को कैसे हम बढ़ा सकते हैं उस पर सरकार की पूरी निगाह है, चाहे वो स्वदेशी हो चाहे वो इस तरह के। बिल्कुल सर, जैसे हॉकी हमारा खेल है, सबको हम प्रयास कर, सभी खेलों को बढ़ाने का प्रयास कर। बिल्कुल। अब सर हम और आपको एक वो जानकारी देना चाहते थे, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक निर्णय किया है। हमारे जो ऐसे पदक विजेता खिलाड़ी थे पैरा ओलंपिक्स से, उनको सरकारी सेवा योजन में कोई व्यवस्था नहीं थी, जबकि इसी देश में हरियाणा में था, पंजाब में था, राजस्थान में था, बिहार में था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के ऐसे पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए जो लोक सेवा आयोग की परिधि के पद थे, उनको सीधी भर्ती के माध्यम से, लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर करके सीधी भर्ती के माध्यम से हमारी सरकार ने रोजगार देने का उनको फैसला किया राजपत्रित अधिकारी के पद पर, जिसमें 2 लोग, ललित उपाध्याय और विजय यादव, उनका एक डिप्टी एसपी के पद पर, एक नायब तहसीलदार के पद पर चयन होने की प्रक्रिया पूरी लगभग पूरी हो गई। थोड़ा बहुत अधूरा बचा हुआ है, जो उसकी पूरी करके हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से उनको अतिशीघ्र जो है नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। अभी ये बहुत ऐतिहासिक कदम है। बिल्कुल, कभी उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ है, तो निश्चित तौर पर ऐतिहासिक कदम है। लेकिन तमाम और भी नाम होंगे सर, मुझे लगता है कि जो विदेशों से जीत कर आते हैं तो उनके लिए हमने एक कैटेगरी रख दिया है। जी। हम लोगों ने एक रखा है पैरा ओलंपिक्स में जो हुए होंगे 2020 से ओके इधर के होंगे, उन सबको देंगे। बिल्कुल सर। सर एक और मसला है कि हम खेल विभाग की बात करते हैं, 70 सालों में देखें हम उतना काम नहीं हुआ है जितना अब सरकार उस पर ध्यान दे रही है। आगे खेलों को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में क्या प्लानिंग है आपको मैं जिक्र करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि खेल की विधा को कैसे आगे बढ़ाया जाए और इसको कैसे समृद्धशाली बनाया जाए। इसके लिए आप देखते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश की आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, लेकिन प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ा आबादी वाला प्रदेश है, यहाँ ऊर्जा बहुत है, लेकिन जो व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। लेकिन वो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय बनाने की शिलान्यास हो गए। अतिशीघ्र उत्तर प्रदेश सरकार उस पर निर्माण काम प्रारंभ करने जा रही है और इस विश्वविद्यालय खेल विश्वविद्यालय बन जाने से ये आप कल्पना कर सकते हैं कि जो हमारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको तकनीकी जानकारी और उसके स्पेशलिस्ट वहाँ उपलब्ध होंगे तो खेल में वो निपुणता जल्दी से हासिल कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उस दिशा में ये हमारा जो खेल का विश्वविद्यालय है वो खिलाड़ियों के लिए एक तरह से कहा जाए कि बहुत बड़ा ये कार्य है और उससे उनको सीखने का एक अवसर मिलेगा और उस सीख कर जो है आगे बढ़ सकते हैं। सर एक सवाल हम लेंगे, अब जौनपुर आपका, चूँकि जौनपुर सदर आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो वहाँ पर लगातार दूसरी बार आपने जीत दर्ज की और ये पिछले करीब 4 दशक का रिकॉर्ड है कि कोई नहीं जीत पाया था। देखिए, मैं जो है 2017 में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था
और मैं चुनाव जीता। फिर दोबारा जब चुनाव हुआ तो वहाँ लोग चर्चा करते थे कि 40-42 सालों में दोबारा कोई वहाँ विधायक नहीं हुआ है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने जौनपुर की जनता की और पार्टी शीर्ष नेतृत्व को। दोबारा मुझे उम्मीदवार बनाया और जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और हमने उस रिकॉर्ड को तोड़ा। ये हमारे अकेले की बदौलत नहीं बात थी, ये हमारी पार्टी की जो वैचारिक विचारधारा और हमारे जो कार्यकर्ता थे उनका परिश्रम, उनका मेहनत और जनता का भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास, उसका परिणाम रहा कि हम 42 सालों के इतिहास को तोड़ा। सर, जौनपुर विकास प्राधिकरण को लेकर अभी क्या स्थिति है, चूँकि लंबे समय से वहाँ पर जौनपुर चल में रहा विकास प्राधिकरण के गठन की प्रक्रिया के लिए जब मैं आवास विकास मंत्री था तो मैंने पत्र लिखा था, उस पर कुछ होमवर्क हुए हैं। अभी उस पर प्रारंभिक सब चल रही हैं, जांच पड़ताल चल रही हैं और कैसे बन सकता है, कैसे गठन होता है, इस पर विचार चल रहा है। क्योंकि वाराणसी के करीब जौनपुर है, ऐसे में वहाँ आपको क्या लगता है किस तरह की समस्याएं अभी हैं जिन पर काम होना बाकी है और आपकी प्रायोरिटी उन पर है? देखिए, जौनपुर में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जौनपुर के विकास के लिए हमने बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं स्वीकृत कराई। हमने 206 करोड़ रुपए की एसटीपी स्वीकृत कराया है जिसका निर्माण काम चल रहा है। मैं जीएसटी सहित 302 करोड़ रुपए की जो सीवर लाइन स्वीकृत करा उसका निर्माण काम चल रहा है, काफ़ी तेजी के साथ चल रहा है जो है। तो हमने नमामि गंगे योजना के अंतर्गत CSR फंड से जौनपुर गोमती नदी पर भारत सरकार से पैसा स्वीकृत करा, घाट के निर्माण का काम प्रारंभ कराया और उसी गोमती नदी पर दूसरी तरफ हमने पर्यटन विभाग से घाट और उसके मंदिरों के जीर्णोद्धार का स्वीकृत करा है। हमारा प्रयास यह है कि माँ गोमती के दोनों तरफ घाट बन जाने से और वहाँ जो है जो गंदे पानी आते थे एसटीपी के माध्यम से वो रुक जाने से हमारी माँ गोमती जो है स्वच्छ भी रहेंगी और लोगों को जो मेला लगते थे उनमें सुविधा होगी, पूजा अर्चना दर्शन करने से। तो घाटों के सौंदर्यीकरण में जो है बहुत बेहतरीन व्यवस्था बनने जा रही है वहाँ के लिए। और हमने पेयजल योजना के लिए भी जौनपुर नगर में भी एक 12 करोड़ की पानी की टंकी स्वीकृति कराई थी, एक लगभग 6 करोड़ की कराई थी। पुलिस लाइन में वो निर्माण काम पूरा हो गया है। अभी बलुआ घाट का निर्माण काम चल रहा है तेजी के साथ जो है। वहाँ के लिए मैंने तमाम ऐसी योजनाएं स्वीकृत कराई थी। डूडा विभाग से भी हमने लगभग 25 करोड़ से ज़्यादा रुपए की सड़कें छोटी छोटी स्वीकृत कराई थी। अवस्थापना देने से विनिर्देव क्षेत्र से सड़कों का निर्माण कराए थे। तो वहाँ काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। अभी मैं आपको जिक्र करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हमने जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय की अतिशीघ्र उसके लिए ज़मीन का पूरा काम हो गया, ज़मीन हो गई। हमारे स्वीकृति के बाद विद्यालय कहाँ संचालित होगा उसकी व्यवस्था हो गई है। अतिशीघ्र कैबिनेट में वो प्रस्ताव पास हो जाएगा, सारी औपचारिकता पूरी हो गई है। जौनपुर में एक केंद्रीय विद्यालय की भी स्थापना होगी। सर, जौनपुर का नाम आता है तो जी बताएं। मैं जिक्र कर इसीलिए इस बात का जिक्र किया। अभी हमारी जो ITI है हमने उस ITI को मॉडल ITI के रूप में विकसित करने के लिए भारत सरकार से पैसा लाया और वहाँ जो है महिला ट्रेड के लिए लगभग 11 करोड़ रुपए की स्वीकृति कराया है, जो बन जाने से एक जौनपुर में ITI के लिए जो इधर उधर लोगों को भटकना पड़ता है उन्हें भटकना पड़े। बिल्कुल, ये बेसिक सुधार है शिक्षा की व्यवस्था। हाँ, मैं आपको जिक्र और चीज़ का करना चाहता हूँ। अपने विधानसभा क्षेत्र में हमने फायर स्टेशन स्वीकृत कराया 10 करोड़ की लागत से। नौली गांव है जो खेतासराय के पास पड़ता है, वहाँ के बन जाए, क्योंकि जौनपुर से वहाँ तक जाने में 30 किलोमीटर की दूरी। तो जब कोई अग्निकांड हो जाता था तो यहाँ मुख्यालय से वहाँ तक जाने में टाइम लगेगा, 2 से 3 घंटे 4 घंटे। लोगों की फसलें नष्ट हो जाती थी, घर जल जाते थे। तो वहाँ हमने स्वीकृत करा, वो निर्माण काम चल रहा है, अतिशीघ्र वो पूरा होने की संभावना। हमने जो है अपने क्षेत्र में राजकीय इंटर कॉलेज सोधी में एक स्वीकृत कराया मवई गाँव में,
उसका भी निर्माण काम पूरा हो गया, क्लासेस चलना प्रारंभ हो गया। हमने 3 सड़कें बहुत बड़ी बड़ी जो 16 किलोमीटर 17 किलोमीटर के हमने चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण कराया था, जिसमें 16 करोड़ 44 लाख 17 करोड़ 78 लाख ऐसे बड़ी बड़ी सड़कें सुदृढ़ कराया था, जिसको बन जाने से आवागमन में काफ़ी सुविधा हो गई। अभी हम लोगों ने जौनपुर में रिंग रोड की भी मांग किया है जी। और माननीय मंत्री जी भारत सरकार माननीय नितिन गडकरी जी आए थे, उन्होंने घोषणा भी किया है, उसके डीपीआर की कार्रवाई चल रही है। और जौनपुर से साईगंज होते हुए अंबेडकर नगर तक 4 लेन की मांग किया था, उसको भी उन्होंने घोषणा किया है, वो भी बन जाएगी। तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान में रखा है कि कैसे यातायात की सुविधा किस तरह से वो। अभी 2 फ्लाईओवर थे। सर एक सवाल लेंगे, आपके बगल में प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, इसका कितना लाभ जौनपुर वालों को मिल रहा है? बहुत लाभ है। प्रधानमंत्री जी का बनारस में रहने के कारण से हम लोगों के बहुत से लाभ है। विकास के काम में भी लाभ है उनका, हम लोगों को मार्गदर्शन समय समय पर मिलता रहता है और कुछ नया सीखने का भी अवसर मिलता है कि वहाँ कैसे विकास हो रहा है, तो उस दिशा पर हम लोग भी काम करते हैं। पूर्वांचल, जौनपुर सहित पूर्वांचल की कभी पहचान सर होती थी माफिया और बाहुबलियों के नाम से, अब जो ये बदली है धारणा का, ये पूर्वांचल का नाम जो है माफिया गिरी से नहीं बल्कि पूर्वांचल का नाम अब विकास से जाना जाता है, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बनारस से सांसद हैं और बनारस हमारे संस्कृति जिसको नगरी कहा जाता था, एक तरह से कहा जाए कि हमारी धरोहर थी, हमारी पहचान। इस तरह से आपने देखा होगा कि बाबा भोलेनाथ का मंदिर का विकास, माँ विंध्यवासिनी धाम का विकास, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी आस्था से जुड़े हुए विषय थे, उनका सर्वांगीण विकास हुआ है। और ये कहा जाए कि अब पूर्वांचल कोई माफिया के नाम से नहीं, पूर्वांचल हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, हमारी धरोहर और इस रूप में विकसित हुआ है वो, और पूर्वांचल विकास के नाम से जाना। बस यही जो बदलाव हुआ है सर, माफियावाद से अब विकासवाद आ गया है, तो इस बदलाव का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को है। अब सर एक और सवाल हम लेंगे कि पूर्वांचल विकास बोर्ड का भी गठन है और विकास बोर्ड बना हुआ है, लगातार काम कर रहा है, खास तौर पर जौनपुर सहित आसपास के ज़िलों में। हम अगर वाराणसी को छोड़ दें, चूँकि वाराणसी में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, तो आसपास के क्षेत्र में आपको क्या लगता है कि अभी वहाँ की मूल समस्याएं 2, 3, 4 ऐसी कौन सी हैं जिन पर काम होना बाकी है या आप कर रहे हैं? देखिए, बहुत लंबे समय से आपको पता है, जानते हैं कि सरकार भाजपा की नहीं रही। जी जी बिल्कुल। लेकिन हमारी सरकार किसी विद्वेषपूर्ण भावना से कभी भी काम नहीं किया है। हर समय हमारी सरकार सकारात्मक दृष्टि से काम किया है। जो गांव के गरीब, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इंसान, नौजवान, किसान, उन सबके हित में वो काम हमारी सरकार ने किया है। आने वाले दिनों में भी हम गाँव को मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर और कैसे मजबूत कर सकते हैं, उनको कैसे और समृद्ध कर सकते हैं, इस दिशा में हमारी सरकार हर समय नई नई योजनाएं बनाती है और नए नए काम करती है। उस दिशा में हम काम करेंगे। आपने देखा किसान को कैसे समृद्ध करने, किसानों को मृदा परीक्षण जमीन का, किसान को किसान सम्मान निधि देने का, किसानों को प्रोत्साहित, उनकी समर्थन मूल्य बढ़ाने का, हर दिशा में हमारा किसान कैसे समृद्ध हो, सरकार ने योजना बनाई। उस योजना का किसान को लाभ मिलना प्रारंभ हुआ। उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत आपने देखा गरीबों का कितना 8.5 करोड़ लोगों को गैस निःशुल्क उपलब्ध कराने का काम, तो ये बड़ा काम किया है। तो अब गांव के, अभी आप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो गांव के गरीबों को आवास बन रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में 2.5 लाख रुपए का आवास बना। जहां हम लोग जाते थे, देखते थे कि पूरी झुग्गी झुग्गी लगा के झोपड़ी झोपड़ी में रहते थे, आज वहां सब पक्के मकान बने। ये बहुत बड़ा परिवर्तन और इसका लाभ मिल रहा है पार्टी को। सर रामपुर, इसीलिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 37 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा, दोबारा कोई सत्ता में नहीं आता, इसीलिए तोड़ा। बिल्कुल सही बात है सर। बीजेपी ने रामपुर और आजमगढ़, 2 समाजवादी पार्टी के किले कहे जाते थे, उनको ढहा दिया। अब मैनपुरी है जिसे यादव लैंड कहा जाता है और वो बहुत मजबूत है। कोई लैंड नहीं रहेगी किसी की। ये कोई अगर गलत फहमी में हो
कि कोई लैंड है, तो इसी लैंड की गलतफहमी में तो लोग आजमगढ़ चुनाव लड़े थे। जनता ने नकार दिया, कहा नहीं, क्योंकि जनता विकास चाहती है। जनता जातिवाद नहीं चाहती, धर्मवाद नहीं चाहती, संप्रदाय नहीं चाहती, जनता विकास चाहती है। आप कल्पना करिए कि आजमगढ़ से सांसद होते हुए हम लोग जब वहां चुनाव प्रचार में गए थे, लोगों ने कहा ही नहीं कि जनता से हम लोग पूछते थे कि कभी आपके सांसद ने लोकसभा में आजमगढ़ की बात उठाई क्या? बोलते थे साहब कभी नहीं। हमने कहा कभी पेपर में छपा? बोलते थे नहीं छपा। जनता ने नकार दिया। तो अब जो प्रदेश की जनता, देश की जनता परिवारवाद, जातिवाद, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठ चुकी है। जनता विकास चाहती है और विकास भारतीय जनता पार्टी करती है। जनता को पूरा भरोसा है। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी जी भी नेताजी का बड़ा सम्मान करते रहे जब तक नेताजी रहे, हमेशा मिले। लेकिन अब अखिलेश जी और नेताजी में क्या लगता है? नेताजी के हम भी सम्मान करते हैं, नेता थे और लंबी राजनीति के पाली उन्होंने खेला। क्या नेताजी की विरासत अखिलेश जी संभाल पाएंगे? अब तो विरासत अखिलेश की बात नहीं कही जा रही, अब तो कह रही डिम्पल विरासत। तो मैं सोशल मीडिया पर जो सुनता हूँ, कि इस बात से भी प्रमाण इस बात को मिलता है कि इसका मतलब कि समाजवादी पार्टी के लोग भी सोशल मीडिया पर इस बात को कह रहे हैं कि नेताजी की विरासत डिम्पल। आप सुनते होंगे। तो क्या अखिलेश नहीं संभाल पा रहे हैं क्या? ये तो प्रमाण देता है इस बात को। समाजवादी पार्टी बड़ा आक्रामक है उपचुनाव को लेकर। कोई आक्रामक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चुनाव जीतेंगे। हम उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर चुनाव जीतेंगे। सर 2024 के पहले निकाय चुनाव है उत्तर प्रदेश में, क्या आप इसको सेमीफाइनल की तरफ पार्टी ले रही? निकाय चुनाव में भी हम, हमारे पहले भी निकाय चुनाव में हम जीते आए हैं और जीतेंगे। भारी बहुमत के साथ जीतेंगे। कुछ चुनौती आपको दिख रहा है? कोई चुनौती नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक ढांचा बहुत मजबूत है। हमारी इकाई जो है वो काम करती है। हमारा बूथ का अध्यक्ष, सेक्टर का संयोजक, प्रभारी, वार्डों के वो सब सक्रिय है। मंडल के अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, जिले की इकाई पूरी सक्रियता से काम करती है। सर आखिरी सवाल इस इंटरव्यू का हम लेंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उत्तर प्रदेश के लोगों को और आम जनता को? चूँकि आप मंत्री हैं, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, तो किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे युवाओं को, चाहे वो शिक्षा की बात हो, खेल की बात हो? देखिए, हम लोग जो है, हमारी जो सरकार है वो हर क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है। चाहे खेल की दृष्टि से, चाहे युवा कल्याण विभाग हो, चाहे हमारा शिक्षा विभाग, हर दिशा में हमारी सरकार बेहतर काम कर रही है। और जनता को भी सरकार पर विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो प्रदेश के हित में काम कर रही है, प्रदेश की जनता के हित में काम कर रही है। और आप देखे होंगे कि जितने ऐसे भूमाफिया लोग घूम रहे थे, लोगों को आए दिन उनकी थाने में FIR नहीं लिखे जाते थे, जमीनों को कब्जा कर लिया करते थे, उन सबसे मुक्ति दिलाया हमारी सरकार ने। योगी जी का बुलडोजर का नाम जब आता है तो कितने रोए कांप जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो गलत काम किए हैं उनको गलत परिणाम मिले। इतनी संपत्तियों को लोगों ने कब्जा कर लिया, गरीब, असहाय, कमजोर की संपत्ति को ले लिया, आज उन सबको वापस मिल रही है। तो इसलिए लोगों को भाजपा पर विश्वास है कि सरकार न्याय भी दिलाती है और गरीबों के जीवन के बदलाव के लिए काम कर रही है। इसलिए लोगों को भारतीय जनता पार्टी पर आशा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें समय देने के लिए और हमारे इस खास प्रोग्राम में आने के लिए। तो आप थे गिरीश चंद्र यादव जी, उत्तर प्रदेश सरकार में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री हैं और लगातार जौनपुर सदर सीट से 2 बार उन्होंने चुनाव जीतकर इतिहास रचा। इससे पहले 4 दशक का, करीब 40 साल का रिकॉर्ड था कि वहाँ कोई चुनाव नहीं जीत पाता था। तो कई रिकॉर्ड उन्होंने अपने आप में बनाए और अब 2 उत्तर प्रदेश सरकार के जो सबसे चैलेंजिंग डिपार्टमेंट है, मुझे लगता है, मेरी नज़र में, तो वो 2 डिपार्टमेंट वो आप संभाल रहे हैं। खैर, आज के इंटरव्यू में आपने तमाम सारे सवालों के जवाब दिए, कैसे सरकार काम कर रही है, उत्तर प्रदेश की सियासत हो या फिर पूर्वांचल की स्थिति पर उन्होंने तमाम सारे सवालों के जवाब दिए। आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। फिर हम किसी खास शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त।
नमस्कार।